हिटलर को भी ये लगता था हाँ कि बस दुनिया जीत लूंगा। हाँ। बस एक छोटा सा उदाहरण काफी है सब बात को समझ। नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो थिएटर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी। आप हैं RS विकल साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। सिर्फ थिएटर से ही नहीं जुड़े रहे, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। मेरी मुलाकात इनसे हुई एक प्ले के सिलसिले में, और जो कि इनका ही लिखा हुआ है। डायरेक्टर भी यही हैं। हम होंगे आजाद एक दिन। जी बिल्कुल। तो सर, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी? बस थिएटर लगातार। अभी भी 1 मई को दिल्ली में है फंदी, डॉक्टर शंकर शेष का लिखा हुआ। अच्छा, तो मतलब आप, हालांकि आप तो फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं और 3 फीचर फिल्में और कुछ छोटी मोटी फिल्में। कौन कौन सी फिल्में आपने डायरेक्ट की सर? मैंने पोस्टर की सबसे पहले डॉक्टर शंकर शेष के नाटक पर आधारित थी। अच्छा। जिसकी मुख्य भूमिका निभाई थी जरीना वहाब जी ने। अच्छा। हाँ, राजा बुंदेला, रवि वासवानी वगैरह सभी मेरे दोस्त लोग उसमें थे। हाँ। उसके बाद कोख, पंकज कपूर, सुप्रिया पाठक, अजीत वचानी, रोहिणी अटंगड़ी, राजेश विवेक वगैरह वगैरह, विजय कश्यप, सभी अच्छा। लोग थे उसमें। तो मौजूदा जो सूरत हाल है देश की, जो हालात हैं, हालांकि थिएटर और प्लेज, नाटक, जो लेखक रहे हैं वो हमेशा जो हालात रहे उसको दर्शाते रहे। आज से नहीं, हमेशा से वही एक वो था। आपको क्या लगता है कि आज जो देश के हालात हैं उस पर आधारित नाटक लिखे या किए जा रहे हैं? नहीं, बहुत किए जा रहे हैं। अच्छा। और देखिए, किसी भी मीडिया कर्मी चाहे और संस्कृत कर्मी की असली पहचान और असली समय उसके काम करने का इसी तरह के क्राइसिस का होता है। और पहचान भी बड़ी और छोटी और कमजोर, जरूरी गैर जरूरी रचना का ऐसे वक्त में ही परीक्षण होता है। जैसे लैब में जाके हम अच्छा टेस्ट कर पाते हैं और बाहर सिर्फ अनुमान तय होता है। ये अब समय लैब टेस्ट का, कौन क्या कर, किस नियत से कर, कितना सच्चा है, वो आज के वक्त में ही पता नहीं। अच्छा, तो ये लिटमस टेस्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो टेस्ट है। बीच में थे ना छुपे हुए लोग। हाँ हाँ। कि हम तो ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी, वो साफ हो गए, पता लग गया ये क्या है। ये सिर्फ सरकारी चापलूस है। हाँ। ग्रांट के लिए काम करता है, पुरस्कार के लिए काम करता है, या अपने समाज के लिए। फिर को जाओ ना, पूंजीपति बनो, ये बनो, वो बनो, लेखक, पत्रकार या संस्कृत कर्मी बनने का अर्थ ही अगर नहीं निभा रहे तो बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो विचार हैं आपके, आप लगातार थिएटर करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और जैसा आपसे बातचीत होती रही है, भविष्य में भी यही करने का इरादा है आपका। जी जी। और मैं तो दुआ करता हूँ दीर्घायु आप करते रहें हमेशा। धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग इस कला को सीखने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं कि ये एक माध्यम बने पैसा कमाने। पहले तो एक इनकलाब लाने का माध्यम था, एक जंग लड़ने की जो तैयारी होती थी, लोगों को तैयार किया जाता था इसके माध्यम से। लेकिन अब क्या लगता है आपको? देखिए, आर्थिक पहलू आज ही नहीं, बहुत शुरू से था। कालिदास भी उज्जैनी किस लिए गए आप सब जानते हैं। भास के नाटकों में भी पैसे का महत्व बहुत जरूरी है। दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है। तो ये तो खैर हर काल में रहा है। आपकी आर्थिक जरूरत अपना एक अहम रोल अदा करती है।
लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि जो जीवन मूल्य से पूंजी का मूल्य बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं। और जब होता है तो तब क्रांति की जरूरत होती है और फिर बलबला आता है, फिर चीजें ठीक हो। तो अभी क्या लग रहा है कि वही वो सूरत हाल है, या आपको लगता है कि नॉर्मल है? नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं है, उसी तरफ बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि जो कम काम कर रहे थे ना, हाँ। अच्छे, वो ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको समय इंस्पिरेशन होता था उसका, हाँ। पैसे से ज्यादा। और अब समय उन्हें इतना इंस्पायर कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और जो अवसरवादी हैं वो देखो हर समय मेंढक की तरह सभी टर्राते रहते हैं, लेकिन उनका काम बेसिकली और कमजोर होके आ गया है। संख्या में ज्यादा हो रहा है कि चलो आज मैं राम पे कुछ बोल दूं, आज मैं इस पे बोल दूं, धार्मिक उन्माद है तो मैं भी उसमें कुछ ले लूं, लेकिन उनके काम में पहले के मुकाबले इतनी कमजोरी आई है कि साफ हो गए कि ये कमजोर मानसिकता का रचनाकार है। लेकिन एक चीज तो ये माननी पड़ेगी आपको कि पहली बार हम आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इस फील्ड से जुड़े हुए लोग, या इंडस्ट्री ही कह लें आप, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, उनमें भी डिवीजन दिखने लगा है या आने लगा है। हाँ, इस डिवीजन को मैं और साफ तरीके से कहूं कि डिवीजन वो जो एक धार्मिक उन्माद पैदा किया हुआ है, तो कौन है, किस धर्म से है, किस जाति से है, वो आप सही कह रहे हैं कि वो एक रास्ता समाप्त करने की कोशिश की गई है और वो दिखा है, लेकिन उसकी भी पोल अब खुलने लगी है। अच्छा। अब उसकी पोल इतनी बुरी तरह से खुल रही है। आप ये देखिए, आप ये जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, अभी वक्फ कानून का मामला जी है। हाँ। तो आप क्या लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लोग खड़े हुए हैं? आप देखिए, जो जागरूक हिंदू है, जो तटस्थ है, जो मानवीय मूल्यों का आदमी है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो खूब बोल रहा है। आपने भी इन दिनों कपिल सिब्बल के तर्क सुने? बिल्कुल सुना। वो कौन है? जाति धर्म से हम कपिल सिब्बल को देखें या उसकी मानसिक चेतना, उसकी सामाजिक और वर्गीय चेतना के आधार पर उसको पहचाने? उसने एक एक बात खुल के कही है, और ऐसे कितने लोग हैं खड़े हो रहे हैं। कि जो डिवीजन था वो वैसा नहीं था जैसा आज है। आज तो एकदम मतलब जिसको कहते हैं अपने चरम पे पहुंच गया है। आपके सवाल में एक ध्वनि है, उसको मैं और साफ करूं। हमारी इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं सब कि जहां महाभारत किसने लिखा है, वहां ये नहीं देखा गया चोपड़ा जी ने कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। वो चीज थोड़ी देर के लिए फटी कि बड़े बड़े प्रोग्रेसिव लोग भी उनकी तूती बजाने के लिए उनके लिए कश्मीर फाइल और ये फाइल वो फाइल बनाने गए। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी इतनी छीछा लेदर हुई है, उस चीज को बहुतायत समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनके पक्ष में कितने परसेंट बोले, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बोले, लेकिन लोगों ने कंडम किया कि ये एक तरफा बात बोल रहे हो। उन लोगों ने, वो चंद ही लोग हैं, लालच में आके ऐसा कुछ बवाल खड़ा किया कि हमें भी लगा इंडस्ट्री हमारी बट गई। नहीं, बटी जैसी लगी थी, लेकिन बटी नहीं है। ये गलतफहमी उनको है और उनकी गलतफहमी जल्दी दूर होने वाली है। सर, अब तो हम वहां तक, यहां तक पहुंच गए कि अब शरबत हिंदू मुसलमान होने लगा कि ये शरबत मुसलमान है और ये, लेकिन होगा नहीं। अच्छा, होगा नहीं और ना हुआ है। बात यह है कि देखिए, मेरी एक शुरू की क्षणिका थी। पहले क्षणिकाओं का दौर था। उठने में नहीं सुना कभी मैंने, उठने में कभी नहीं सुना मैंने, गिरने में शब्द हुआ करता है। ये आवाज गिरने में। तो आप जो आवाज सुन रहे हो उससे अनुमान मत लगाइए कि ऐसा हो गया, ये शोर है। और जो शांत ताकत है वो बिल्कुल इनके कब्जे में नहीं है, गलत लोगों के कब्जे में। और निश्चित रूप से जो चेतना है हिंदुस्तान की, वो अभी ना इनके कब्जे में है, ना बटी है।
देखिए इन्होंने मीडिया कब्जे में लिया, आज स्वतंत्र पत्रकारिता कहाँ कहाँ से निकल के खड़ी हो गई है, कम नहीं है, बिल्कुल टक्कर ले रही है, पूरा टक्कर ले रही है। आज कौन देख रहा है दूरदर्शन की न्यूज? कौन? चंद लोग। आज कौन सुन रहा है जो बाकी चैनल है उनकी न्यूज? कहां से खड़े हुए? क्यों? कौन सी ताकत है उनके भीतर? सबसे पहली ताकत उनकी अपनी चेतना की है। आप ये नहीं कह सकते कहीं से पैसा आ गया या ये आ गया या किसी और ने दिया। उसका भी अर्थ यही है कि समाज में अभी ताकत बची है और जो लोग खड़े हो रहे हैं उनके पास वही सामाजिक चेतना की बड़ी ताकत है और वो झुक नहीं रही है आज। सर ये बताइए इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती? किन की? सत्ता पक्ष की या जो खड़े हो रहे हैं जो कर रहे हैं उनकी? उनकी मानसिकता यही है। हाँ। इसे आध्यात्मिक स्तर पर देख लीजिए, धार्मिक स्तर पर देख लीजिए, सामाजिक स्तर पर देख लीजिए, चेतना के स्तर पर देख लीजिए, जिसमें सब कुछ आ जाएगा कि ये जीवन जो मनुष्य का तुम्हें मिला है ये इतना बहुमूल्य है। ये शायद अंबानी को पता है या नहीं पता, अडानी को पता है या नहीं पता, पर कबीर को तो पता थी कि इसका हम कर क्या रहे हैं। ये चदरिया यूं ही ओढ़ के ऐसे ही रख देनी है या इसका कुछ उपयोग करना है? तो ये जो चेतना है ये मूल चेतना समाज में है। बाकी खरपतवार पे आप ज्यादा मत जाइए और ये बची हुई और बची रहेगी। अच्छा, एक सवाल तो बनता है आपसे कि सरकार जिस दौर में भी रही है पूंजीपतिवाद की तरफ ही रही है, उनके हक में खड़ी होती रही है। और जो स्ट्रीट प्लेज का एक दौर आया एक जंग का, हालांकि सरकार उस समय भी खिलाफ थी उनके, लेकिन पूरी ताकत के साथ उतरते रहे। आज क्यों नहीं वो ताकत? वही मैं बात कहूंगा कि वो ताकत काम कर रही है। सफदर हाशमी जैसे लोग बहुत कर रहे हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वो कई बार समाज के सामने कहते हैं ना, शोर कई बार बुलबुले बहुत ज्यादा हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन काम हो रहा है। मैं तो देखता हूँ काम बहुत हो रहा है। स्ट्रीट प्ले भी हो रहे हैं, छोटे छोटे नाटक भी हो रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो मीडिया आया है इसके जरिए लोगों तक जो सिर्फ कमरे में बंद लोग हैं और इसी को देखते हैं, उन पर इतना गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि उनको लगता है कि समाज में यही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ें बखूबी हो रही हैं, बहुत ज़ोर से हो रही हैं। सर लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जब पता है, ये पता चल गई ये बात कि ये एक मीडियम है, सोशल मीडिया एक मीडियम है जिससे उसी के तहत फैला रहे हैं, तो ये अगर आप मानते हैं कि निगेटिव काम हो रहा है तो पॉजिटिव के लिए भी तो इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उसका एक कारण है, कुछ लोग इतना साइलेंटली करना चाहते हैं कि दुश्मन को भी पता ना लगे, हम दुश्मन की जड़ खोदते हैं और जड़ खुद रही है। अब देखिए, इससे हम पॉजिटिव भी करेंगे दुश्मन के। आप ये देखिए कि आज जरा सा पता लगा है, जरा सा विरोध में ईडी वीडी पता नहीं क्या क्या रही है, लेकिन उससे भी लोग डर नहीं रहे हैं। लेकिन ये गलतफहमी है उनकी कि एक कमरा दूसरे कमरे से क्या बात कर रहा है, ये उनको अभी पता नहीं है। हालांकि वो चाहते हैं कि वो भी उन्हें पता लग जाए। और कितनी भी इस तरह की अपना वो ताकत फैला लें, कई बार मैं मानता हूं कि लंबे अरसे तक लड़ाई चल सकती है, और कई बार ये गलतफहमी होती है कि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं सोशियो पॉलिटिकल, उनकी गणना किसको अच्छी तरह पता लग जाए वो ही जीतेगा। और जो नेचुरल फैक्टर है, नेचुरल कैलकुलेशन है, वो एक रियल समाज के पक्ष में अपने आप चली जाती है और वो काम करती है। ये कोई बहुत अंधविश्वास का या धार्मिक मामला नहीं है, ये बड़ा साइंटिफिक है कि समाज की वेवलेंथ वही ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं। अच्छा, मतलब ये है कि जो खामोश तबीयत लोग हैं उनकी फितरत में बहुत है और वो काम कर रहे हैं और वो ताकतवर हैं
और काम करना। उभर के सामने आएंगे। बिल्कुल समय आ गया। बिल्कुल। हमारी एक एक्टिविस्ट है, बोली मेरे समय नहीं दे सकते। हाँ। मैंने कहा समय तो आप दे रही हैं, आप बताइए आप आपके यहाँ जो मेड आती है उससे क्या बात करती हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करती हैं। अरे आप इंजेक्शन अपनी चेतना फैलाते रहिए, पता भी नहीं लगेगा कि धुआं भी नहीं उठेगा और आग जल जाएगी। ओ, हाँ। ये काम करते रहिए, साइलेंटली करते रहिए, और हो रहा है काम। कहाँ तक आप हमें जेल में बंद करोगे? हाँ, जेल में बंद करना तो कभी कभी उपाय नहीं रहा है। और हिटलर को भी ये लगता था हाँ, कि बस दुनिया जीत लूंगा। हाँ। बस एक छोटा सा उदाहरण काफी है सब बात को समझने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया, हमसे बातचीत की, और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि रेगुलर बेसिस पे आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपसे भी इजाज़त लेता हूँ इस वादे के साथ कि जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।